हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कुछ 6 फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, लेकिन वो जो 6 फॉर्मूले पढ़ाए गए थे वो पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के नंबर के लिए थे। स्पेशल बोले तो 0 राइट हैंड साइड था, 1 -1, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 2 था, साइन का या कॉस का, ठीक है। तो साइन कॉस के केसेस में अगर राइट हैंड साइड 0, 1, -1 से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ वही वाले फॉर्मूला लगाने जो आपको पढ़ाया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड 0, 1, -1 अगर ना हो, बाई चांस ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है, तो इस सिचुएशंस में कैसे हैंडल करते हैं, अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ आपसे कि sin x = हाफ फॉर एग्जाम्पल, या 1/√2, ठीक है। sin x = 1/√2। तो देखा जाए तो यार प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ 3 नंबर के लिए पढ़ा गया था कि इस साइड 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए, या फिर -1। तो ये तीनों ही नहीं है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने 6 फॉर्मूले फिर से ला रहा हूँ, ठीक है। 6 फॉर्मूले वंस अगेन। तो इसमें पहला है sin x = sin थीटा। इन 6 फॉर्मूले को ध्यान से देखो। जिस तरह का वैरायटी लेफ्ट हैंड साइड है, सेम टाइप का राइट हैंड साइड है। मतलब अगर ये ट्रिग्नोमेट्री साइन का है तो राइट भी साइन का है, कॉस है लेफ्ट तो राइट भी कॉस, टैन है तो राइट भी टैन, साइन स्क्वायर तो राइट भी साइन स्क्वायर। मतलब कि जैसा लेफ्ट हैंड साइड है उसी टाइप का ट्रिग्नोमेट्री राइट हैंड साइड है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एंगल्स में चेंज हो रहे हैं। यहाँ एक्स है, यहाँ थीटा है, एक्स थीटा। तो अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो कुछ जगहों पे यहाँ पे वाई पे भी फॉर्मूला बनाया गया है, बट थीटा इज द लुक वाइज अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थीटा भी यहाँ पे प्रीफर किया है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल हम लोग किस तरह सेट करेंगे। अगर यहाँ पे 0, 1, -1 अगर नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और नंबर होता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज sin x = sin थीटा। सो x = n π प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है, इंटीजर, ओके। cos x = cos थीटा। सो x = 2nπ प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे कुछ आंसर आएगा, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसके जनरल सॉल्यूशन में 2 साइन आ रहा है, प्लस एंड माइनस। और n आपको प्रीवियस लेक्चर्स पता है वो इंटीजर्स होता है, ठीक। अब tan x = tan थीटा है, तो यहाँ से x = आ जाएगा nπ प्लस थीटा। और n कैसा नंबर होता है, इंटीजर्स, ठीक है। sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x = tan स्क्वायर थीटा। मैंने इतना बड़ा सा बॉक्स बनाया है, इसमें मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ किया है। क्यों नहीं ड्रॉ किया गया, उसका रीजन है, चाहे sin स्क्वायर = sin स्क्वायर थीटा का हो, या cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर x = tan स्क्वायर थीटा को, इन सारे सिचुएशंस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, x = nπ प्लस माइनस थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसका मतलब है ये आप फ्री हो गए। आपके लिए देखने में लग रहा है कि 6 फॉर्मूले, तो वास्तव में 6 फॉर्मूले नहीं यार, वास्तव में सिर्फ 4 फॉर्मूले, 3 ये हो गए और 1 1, ठीक। तो प्रीवियस लेक्चर में 6 फॉर्मूले पढ़े गए थे और इस लेक्चर में हम लोग 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो फॉर्मूला 6 है, बट इन 3 फॉर्मूले की वैल्यू जो है वो जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वो सेम आ रहा है, तो इसलिए इसको हम सिंगल काउंट करें, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको आप नोट कर लो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एग्जांपल देके। जैसे लिखा है sin x = 1/√2। तो आप बताओ, मैं पूछूं कि यार इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। फिलहाल मैं जब अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगा तो बताऊंगा अभी। फिलहाल मैं फॉर्मूले बेस्ड यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे वर्क होता है। तो 1/√2 की वैल्यू किस फॉर्म में सोचे, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो ये हमेशा 100% जिस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड का ट्रिग्नोमेट्री हो उसी फॉर्म में राइट हैंड साइड का सोचते हैं, तभी ये फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। तो 1/√2 साइन के फॉर्म में होता है π/4। सो sin x = दिस इज थीटा, तो sin x = sin थीटा। सो गाइस x =
n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा इज वॉट π/4. सो दिस इज द फाइनल आंसर वेयर n बिलोंग्स टू वॉट इंटीजर्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल्स फिलहाल करेंगे. तो एक बार फिर से इसको अच्छे से आप समझ लो. ठीक है, इसको आप नोट कर लो. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे, किस तरह से क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं. ठीक है, इस फॉर्मूले बेस में किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, इसको नोट कर लो. अब हम चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. देखते हैं क्या लिखा है. sin x इक्वल टू हाफ. ठीक है, sin x इक्वल टू हाफ. सो यहाँ पे अगर हम बात करें सोल्यूशन की, और इसमें भी आपको जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है. ठीक है, चाहो तो इसको एज ए क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड जनरल सोल्यूशन. ठीक, सो sin x इक्वल टू हाफ. बताओ हाफ की वैल्यू साइन की फॉर्म में किसका होता है, π/6. साइन की 30 डिग्री. sin x इक्वल टू साइन थीटा गाइस, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू थीटा. थीटा बोले तो π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो दिस इज द कंप्लीट फाइनल आंसर. ठीक है, अब यहाँ पे यार एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमें करना होगा कि जैसे मान लो किसी बंदे ने, इसको मैं फिलहाल फर्स्ट मेथड बोलना चाहूँगा. इस एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है. अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. sin x इक्वल टू हाफ था, तो हमने sin x हाफ की जगह पे लिखा sin π/6. हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसको इस मेथड से ना करके समथिंग लाइक दैट वो ये करे क्या, कि जैसे sin x इक्वल टू हाफ लिखा है. ठीक, हाफ की वैल्यू साइन के फॉर्म में 5π/6 का भी होता है. sin 5π/6 की भी वैल्यू हाफ ही होता है. अब मैथमेटिकल निकाल देख लो, इसको ब्रेक कर देना पाई माइनस π/6, तो sin 180 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, यानी sin π/6, तो वापस क्या आ जाएगा 1/2. ठीक है, तो अब देखा, अब इसको अगर हम थीटा बोले तो sin x इक्वल टू साइन थीटा. सो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n. थीटा इज वॉट 5π/6. थीटा की जगह क्या लिखा है 5π/6. ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए किया है. और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर. दिख रहा है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें क्या फाइनल डिसीजन क्या लिया जाए, फाइनल निष्कर्ष क्या निकला, वो ये कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो अगर आप लगाने का तरीका चेंज करते हो तो इनके आंसर भी अंडरस्टूड है कि चेंज हो जाएंगे. ठीक है, चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये आता है कि यार जब आंसर चेंज हो जाता है, हम कैसे डिसाइड करें कि ये हमारा आंसर है कि नहीं है. तो क्या पूरा कहानी है वो पहले अच्छे से सुन लो, फिर अपने आप सही हो जाओगे, सब कुछ सेट हो जाएगा. देखो क्या, अगर आप एकेडमिक के हो तो अंडरस्टूड है कि उसमें सब्जेक्टिव पेपर होते हैं ना. सब्जेक्टिव है तो आपको कोई डाउट ही नहीं करना है कि पहला सही है कि दूसरा है, यानी कि आप इनमें से कोई भी स्टेप फॉलो कर लेना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा अगर एकेडमिक के हो तो. अब बात करें कंपटीशन लेवल पे. कंपटीशन लेवल में और आसान है. कंपटीशन में तो आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाते हैं. ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. मान लो किसी भी ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दिया, ये भी ऑप्शन सही है, तो अगर आप सिर्फ ये लगा के आ रहे हो तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट का ये भी एक आंसर है जनरल सॉल्यूशन में. तो इसलिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करो, अगर ये सब्जेक्टिव लेवल की बात है, मतलब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो आप इनमें से कोई भी लगा देना आंसर आएगा. लेकिन जब आप बात ऑब्जेक्टिव लेवल की करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपके सामने आंसर की दिया जाता है. अब उस आंसर की के हिसाब से सोच सकते हो कि यहाँ पे 1/2 को लोग किस एंगल पे सोचे समथिंग. तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हाँ, अगर मान लो कोई बुक लगा रहे हो, जैसे एकेडमी लेवल पर अगर बुक लगाते हो कोई भी, तो उसमें क्या सिचुएशन होगा कि भाई उसमें तो आपको आंसर की से मिलाना पड़ता है. तो आप पहले लगा लो अपने हिसाब से, फिर जाके देखो आंसर की में, अगर एग्जैक्ट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप ये सोचो कि जो हमने इस क्वांटिटी पे ऐसा कौन सा एंगल सोचा है कि मिल नहीं रहा है, क्या ऐसा कोई एंगल हो सकता है जो आंसर की में दिया है. तो जस्ट फॉर से इस तरह की सिचुएशन से हम लोग वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, तो कई सारे तरीके होते हैं. तो यानी कि यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ सीखा कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सोल्यूशन अगर फाइंड किया जाए
तो उसके लगाने का तरीका अगर चेंज करें, जैसे यहाँ पे 1/2 को π/6 लिखा है, यहाँ 1/2 को sin 5π/6 लिखा है, तो इस तरह सिचुएशंस में अगर लगाने का मेथड चेंज करते हो तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन डिफरेंट आ सकता है। तो देखो यार, ये आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट है लुक वाइज, ओके, लुक वाइज लग रहा है कि यार तो π/6 से 5/6 है, लेकिन अगर मैथमेटिकल बात करें तो ये दोनों ही रिजल्ट सेम ही है, मैथमेटिकल बोल लो, ओके। हाँ, लुक वाइज थोड़ा अलग दिख रहा है, वो अलग बात है। जैसे आप बताओ, कोई बंदा कहेगा यार 2 = समथिंग, ओके, जैसे कोई कहे 2/4, कोई कहे 1/2, फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे 2/4, कोई कहे 1/2, मैं कह रहा हूँ दोनों बराबर है। तो अगर मैं बात करूँ क्लास 1 के बच्चों की, उसके लेवल पर अगर बात करूँ, क्लास 1 में होता तो क्या सोचता, तो वो क्या सोचता है, क्या दोनों आइडेंटिकल तो वही नहीं, तो इक्वल कैसे हो रहा है, ये तो 2 लिखा है ऊपर, ये तो नीचे 1 लिखा है। तो क्योंकि वो प्ले ग्रुप होता है तो उसको उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे क्लास 5-6 में पढ़ते जाते हो तो आप ये जनरलाइज करते हो, क्या 2/4 को मैथमेटिकली कैंसिल कर क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, इक्वल है ना। तो जरूरी नहीं कि कोई चीज़ एकदम इक्वल होने के लिए एकदम आइडेंटिकल ही दिखे, हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन कुछ कैंसिल होकर बाद में दिख सकता है, मे बी। तो वही बात यहाँ पर भी है, लुक वाइज आपको भले ही डिफरेंट नज़र आ रहा है, जैसे 2/4 1/2 भले ही नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों है सेम, ठीक है, क्योंकि यार एक ही क्वेश्चन के तो आंसर है, लुक वाइज बस अलग है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नोट करके कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते समय उसके आंसर जनरल सॉल्यूशन के चेंज हो सकते हैं। मैं ध्यान रहे, मैं बार बार जनरल सॉल्यूशन को मेंशन कर रहा हूँ, ओके, जनरल सॉल्यूशन के चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद हम नोट करके लिखवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है नोट करके, जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया कि sin x = हाफ को हाफ की जगह पे 2 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री, 2 ही नहीं या 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हाफ को फर्स्ट टाइम π/6 लिखा, सेकेंड टाइम 5π/6, ठीक है। हाफ की वैल्यू और भी रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नोट करके, जनरल सोल्यूशन मे कम डिफरेंट ऑन ट्राइंग विद डिफरेंट मेथड, ठीक है। किसी भी जनरल सोल्यूशन का आंसर मे कम डिफरेंट अलग आ सकता है अगर आप ट्राई करते हो विद डिफरेंट मेथड से। अगर आप डिफरेंट मेथड ट्राई करते हो तो इसका फाइनल आंसर भी डिफरेंट लुक वाइज आ सकता है, वो सिर्फ लुक वाइज डिफरेंट आपको नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही वैल्यू आइडेंटिकल होंगी, या जितने ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वैल्यू ला सकते हो हाफ की जगह रख रख के कोई भी ना कोई एंगल, तो जितने भी आंसर्स आएंगे वो सिर्फ देखने में लगाएगा, लेकिन वो सारा कुछ वैल्यू वही एक्सेप्ट होगा जो फर्स्ट टाइम्स होगा, ठीक है। तो देखने में नहीं लगना चाहिए कि यार इक्वल है, देखने में भले नहीं लग रहा आपको इक्वल है, लेकिन वो इक्वल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये मेथड हो गया। अब हम लोग जो फॉर्मूला भी पढ़े उस पर बेस्ड सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे कुछ मिनट तक, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस होगा शुरुआत में एकेडमी लेवल पे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस मेंस एंड एडवांस के भी इसी लेक्चर में आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में करेंगे 10 के आसपास या 8 के आसपास, तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बेसिस पे होगा, ठीक, इसको नोट कर लो। अब हम लोग जो फॉर्मूला भी पढ़ रहे थे उस पर बेस्ड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं 10th, ठीक है। मैंने फिर से बोल दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बेसिस पे है, ठीक है। भले एकेडमिक है, जब देखना कंपटीशन क्वेश्चंस कराएंगे तो जब उस कंपटीशन का जो स्टार्टअप के बाद जो फिनिशिंग पॉइंट होगा, जब आंसर लिख रहे होंगे, तो हमेशा इन्हीं टाइप कोई ना कोई एग्जाम्पल्स आपको लास्ट में दिखता है कैलकुलेशन में। तो इसलिए मुझे एकेडमिक वाला पहले करना पड़ता है, इससे दोनों बच्चों को फायदा होता है, कॉम्पिटिशन वालों का भी और जो इस समय 11th में होंगे उनका भी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज sin x = √3/2, ठीक है, sin x = √3/2। अब बताओ sin x की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 की वैल्यू साइन के फॉर्म में क्या होता है, ये सब याद है आपको, π/3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, sin x = sin थीटा, सो x = nπ ± 1 पर n × π/3, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है वो हमेशा से इंटीजर्स होता है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड है cos x = 1/√2, ठीक है साहब, cos x = 1/√2। सो गाइज cos x = 1/√2 में 1/√2 की वैल्यू cos के फॉर्म में किस चीज़ की वैल्यू होती है,
तो ये होता है cos पाई बाई 4 की। सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, आप जाकर फॉर्मूला देखो, सेकेंड फॉर्मूला यही था cos x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला था। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड को भी कर लिया। तो ये दोनों सॉल्यूशन कॉपी करो। अब हम लोग थर्ड को करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं tan x इक्वल टू √3 के। देखो क्या लिखा है। सो गाइस tan x इक्वल टू √3, देखो tan x लेफ्ट साइड तो राइट साइड में tan बनाएंगे। तो 1/√3 की वैल्यू √3 की वैल्यू tan के फॉर्म में 60 डिग्री का होता है। तो tan पाई बाई 3 बोलते हैं 60 डिग्री। सो वंस अगेन x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। अब ये फोर्थ पार्ट से आपको सीखने वाले हो, क्या सीखने वाले हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। वो ये कि cot x इक्वल टू √3 जो लिखा है, क्या हमने अभी तक आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड cot हो समथिंग? ओके, ऐसा एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा गया। तो बात यही आती है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ाया है पिछले लेक्चर में साइन कॉस से रिलेटेड था, आज के लेक्चर में साइन कॉस एंड tan से रिलेटेड है, ठीक है। तो साइन कॉस tan से रिलेटेड है, मतलब तीन के लिए तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न है। अब बताओ, अगर हम tan का जानते हैं तो कॉट तो फॉर्मूला एक होता है 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। तो इस तरह सिचुएशंस में जब साइन कॉस tan के बजाय कुछ अलग आए, यानी कि कोसेक आए, सेक आए या कॉट आए, तो इन सिचुएशंस में आप हमेशा टेक्नोमेट्री इन्वॉल्व करते हो। मैंने आपको फर्स्ट आई मीन टू से टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में आपको वहाँ पे हॉट फॉर्मूला के नाम से फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। सो cot x इज व्हाट 1/tan x, ठीक है। तो यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगा मैथमेटिकली 1/√3। तो देखो, इसका हम भले नहीं जानते थे क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था ही नहीं, लेकिन इसका तो जानते हैं। क्या जाएगा 1/√3 tan की फॉर्म में, ये होता है पाई बाई 6 की वैल्यू, यानी कि tan 30 की वैल्यू होता है। सो वंस अगेन नाउ यूज फॉर्मूला ऑफ tan x इक्वल टू tan थीटा। सो x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्थ एग्जाम्पल को भी फिनिश किया। इसको कॉपी करो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसमें sin x इक्वल टू 3/2। तो देखो यार, sin x इक्वल टू 3/2 लिखा है। कुछ लोग को 3/2 की वैल्यू याद नहीं होती है साइन के फॉर्म में, कुछ लोग को क्या, मुझे भी नहीं याद है क्योंकि होती ही नहीं, ठीक है, होते ही नहीं, क्यों याद करें। आपको सिर्फ उस बेसिस पे आप आंसर लिख पाते हो जिसमें आपके सामने 5 टाइप के एंगल दिखते हैं। कौन कौन से? 0, 30, 45, 60, 90। ये सारे डिग्री की वैल्यू हम लोग क्लास 10 से आई होप सबको याद होता है नॉर्मली, ठीक है। और हम लोगों ने 11th में टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में भी पढ़ा हुआ था। लेकिन आप बताओ 3/2 जो है sin x की इक्वल में लिखा है। आप बताओ sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। वी नो दैट डियर, हम ये जानते हैं कि sin x की वैल्यू जो होता है -1 से 1, ठीक। अच्छा, बट गिवन क्या है राइट हैंड साइड? बट sin x को दिया कितना है? 3/2। sin x को दिया है 3/2। अब बताओ कि क्या sin x, ये तो हमेशा रूल है भैया, ये रूल है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आइडेंटिटी में पढ़ाया है, मैं मान चलता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। तो ये -1 से 1, क्या इसके बीच में कभी भी 3/2 लाई करता है क्या? 3/2 यार, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब एग्जैक्टली 1.5 फिलहाल है, मतलब 1 से ज़्यादा है। और हमें जो रेंज होता है 1 या 1 से कम चाहिए, और ये आ रहा 1.5। इसका मतलब है कि रेंज में नहीं आ रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम एक चीज़ सीख रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी रेशियो पढ़ना क्यों ज़रूरी था, ठीक है। इस तरह सिचुएशंस आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे,
तो जिसमें लोग बच्चे गलती कर देते हैं वो इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। कुछ और बात यहाँ करते हैं। जैसे साइन एक्स इक्वल 3/2 था तो मैंने यहाँ पे रेंज सोचा, देखा कि -1 से 1 है, बट गिवन साइन एक्स इक्वल टू 3/2, तो क्योंकि ये 3/2 इस रेंज में नहीं आता है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू नो सोल्यूशन होगा। अब आपके माइंड में गाइस ये आ रहा होगा कि क्या इस 5 क्वेश्चन में ही क्यों सोचे, इसके पहले जो 4 क्वेश्चंस किए थे उसमें तो हमने सोचा ही नहीं। तो ये मैंने सोचा था, ये मैंने आपको सोच के बताया नहीं था, ये मैंने सोचा था, हर क्वेश्चन में सोचा था कि इसका रेंज क्या है। कैसे, आइए देखते हैं। साइन एक्स पहला एग्जांपल देख लो, -1 से 1 रेंज होता है। √3/2 को वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बताओ -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं 0 समथिंग एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका आंसर आया था। cos x को 1/2, बाई चांस cos और sin दोनों का रेंज -1 से 1 होता है, ये हमने आपको याद करवाया है पहले से। तो 1/2 सॉल्व करोगे तो ये भी अप्रॉक्स 0.1 समथिंग टाइप आएगा, मतलब इसके रेंज के अंदर यह नंबर आता है। tan x का रेंज आपको मैंने याद कराया है -∞ से इन्फाइनेट, यानी कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर होगा tan के इक्वल में सोल्यूशन मिलना ही मिलना है किसी भी कीमत पे, यानी कि √3 एक रियल नंबर होता है इसलिए सोल्यूशन मिला, इसलिए इसको भी सॉल्व करने से आंसर आया था। ठीक, cot x का और tan x का दोनों का रेंज सेम होता है, यानी कि -∞ से इन्फाइनेट। ये हमने आपको आइडेंटिटी रेशियो में पढ़ाया था, न कि इक्वेशन में। ये इक्वेशन में मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, तो cot x इक्वल टू √3, सो √3 भी -∞ से इन्फाइनेट के बीच में लाई करता है, इसलिए इसका भी आंसर हम लोगों ने लिखा था। अब बात करते हैं 5th एग्जाम्पल की। साइन एक्स इज 3/2, इट इज नॉट लाई बिटवीन -1 से 1, सो दैट्स वाई व्हाट गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, जो आपको इक्वेशन दिया है इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसकी खासियत थी। अब इसको आप नोट करो। अब हम लोग 6th एग्जाम्पल को प्रोसीड करते हैं। अभी जो 5th एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें एक पॉइंट का डिस्कशन और करना है, वो क्या है सुनते हैं। लिखा है साइन एक्स इक्वल 3/2, तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको नो सॉल्यूशन इसलिए कह देते हैं, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 3/2 लिखा है, तो वो इस बेसिस पे कहते हैं नो सॉल्यूशन के कि साइन एक्स के फॉर्म में 3/2 किस एंगल पे होता है वो नहीं आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे, बहुत कम बच्चे होंगे फिलहाल, तो फिर भी मैं ऐसे सारा वेरिएशन बोल देता हूँ। राइट हैंड साइड की वैल्यू लोगों को साइन की फॉर्म में नहीं याद होता है, इसलिए बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन तरीका क्या है, रेंज के अंदर आ रहा है तो सॉल्यूशन आएगा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। जैसे तो मान लो इसके जगह पर अगर 1/3 का एग्जाम्पल देते, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इक्वल टू 1/3 होता, तो यार देखा जाए तो वो तो 1/3 की वैल्यू भी नहीं याद होता है साइन के फॉर्म में, होता होगा, हम लोग को नहीं याद है। तो इस तरह के सिचुएशंस में क्या करें, तो जो लोग उस बेसिस पे कर रहे हैं कि यार 1/3 की वैल्यू नहीं याद है इसलिए नो सोल्यूशन, भैया ये तुम्हें नहीं याद है, ये होता है, हम लोग को नहीं याद है फिलहाल। ठीक है, इसके लिए आपको 10th में जब मैथ के बुक में लास्ट पेज होता था तो उसमें कुछ टेबल बनाए गए थे टेक्नोमेट्री के रिलेटेड में, किसी भी अजीब टाइप के एंगल से। ठीक है, तो हम लोग को नहीं याद करना होता है, अपने को सिर्फ वो याद करने 0, 30, 45, 60, 90 और कुछ सम स्पेशल एंगल के तौर पे हमने आपको आइडेंटिटी रेशियो में पढ़ाया था। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। लेकिन क्यों आएगा, क्योंकि साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, उसके बीच में कहीं ना कहीं 1/3 लाई करता है, इसलिए सॉल्यूशन आएगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन आएगा तो लिखेंगे कैसे, तो वो हम सब कुछ आज के लेक्चर में कुछ मिनट के बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, उसका अभी समय नहीं है। ठीक, ये सब बस मैंने आपको याद दिलाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड के एंगल्स आपको याद हो तभी आप कहोगे सॉल्यूशन है। जैसे 1/3 की वैल्यू तो हमें नहीं याद होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, ये सब कुछ हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं 6th एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे लिखा है साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस का √3/2। अब देखो यार यहाँ पे राइट हैंड साइड निगेटिव आ रहा है, बाकी किसी भी एग्जाम्पल में निगेटिव नहीं आया था, फर्स्ट टाइम निगेटिव आ रहा है। तो कहने मतलब ये है कि हम इस पूरे एंगल को सोचेंगे कि ऐसा कौन सा डाटा पे साइन के फॉर्म में -√3/2 होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा है इसलिए हम राइट हैंड साइड भी साइन के फॉर्म में ही सोचेंगे, तभी हम फॉर्मूले को बना पाएंगे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस। तो ये फॉर्मूला है 7 sin -π/3। थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कैसे। अब बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा
व्हाट माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा बोलते हो पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होता है, और बाहर माइनस लगा है, यानी कि ये पूरा डाटा इसको कैलकुलेट करने में कंप्लीटली बन जा रहा है। ठीक है, खत्म क्वेश्चंस। sin x इक्वल टू दिस इज थीटा, सो x इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू -π/3। अब चाहो तो ये प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। वेयर n belongs to integer, so this is guys the final answer in our questions। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर एग्जांपल्स की। तो 7 एग्जांपल्स है cosec x इक्वल टू -2, cosec x इक्वल टू -2। तो देखा जाए तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कोसेक के फॉर्म में नहीं पढ़े हुए, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कोसेक के फॉर्म में नहीं पढ़े हुए, कोसेक x इक्वल टू कोसेक थीटा समथिंग टाइप, ऐसा नहीं पढ़े हैं ना, आपको ही सोचना है। तो जब भी इस तरह का एग्जाम्पल अगर आपके सामने आता भी है तो हम लोग इसमें हॉट फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। बोले तो कोसेक x का फॉर्मूला होता है 1/sin x, तो यहाँ से मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो sin x की वैल्यू -½ आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने यहाँ सोचा था, सेम टू सेम आपको यहाँ सोचना है। तो -½ साइन की फॉर्म में -π/6 की वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1n इंटू -π/6। अब चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो n पाई प्लस -1n इंटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशंस में हम लोग इस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल तक कर लिया है। अब ये 8, 9, 10 एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये होल स्क्वायरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे होल स्क्वायर से रिलेटेड देख सकते हो, हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है होल स्क्वायर से रिलेटेड, तो फिलहाल करेंगे, फिलहाल इसको आप भी नोट कर लो आप। अब हम लोग यहाँ पे 8 एग्जाम्पल करते हैं। लिखा है sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4। सो गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट sin स्क्वायर x इक्वल 3/4 को एज ए फॉर्मूला भी ट्रीट करते हैं, और एक अनदर चीज़ भी सोचते हैं यहाँ पे। अनदर थिंग्स इज व्हाट, जैसे sin स्क्वायर 3/4 है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। कुछ लोग इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं ±√3/4। आप पढ़े होंगे बचपन में, बचपन में क्या है इस समय पढ़े होंगे कि x इक्वल टू ±√4, सो x इक्वल टू +-2। तो इसमें कोई गलती नहीं है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है बात को। तो मैथमेटिकली दोनों सही लिखा है, ठीक, प्लस भी है और माइनस भी है। लेकिन मैं इस तरह से नहीं लिखना चाह रहा हूँ। रीज़न इसका है क्योंकि जब हमने यार डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पढ़ाया है वहाँ पे कि sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, अगर इसके फॉर्म में आपको पढ़ाया है तो इसलिए हमने इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। अब हमने आपको आज के लेक्चर में बता दिया कि अगर जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो और सॉल्व करने का तरीका चेंज करते हो तो इसका आंसर में भी डिफरेंट हो सकता है लुक वाइज, ओके, बट वैल्यू इज सेम। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इस तरह से नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग उस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन क्या क्या आएगा। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4, तो 3/4 को राइट हैंड साइड में इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब मैं स्क्वायर के लिए इतना बेताब क्यों हूँ बताओगे? स्क्वायर के लिए इतनी इच्छा क्यों है मेरी? क्योंकि लेफ्ट साइड साइन स्क्वायर है तो राइट साइड तो स्क्वायर पक्का होना चाहिए, और बेस की वैल्यू हम साइन के फॉर्म में सोचेंगे, तभी जाकर ये फॉर्मूला बन पाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। सो √3/2 इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ साइन, सो दिस इज द π/3 एंड स्क्वायर अपनी जगह पे। ठीक है, स्क्वायर अपनी जगह पे है, लिख दिया, और ये है sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर π/3। दिस इज नॉट 2π/3 यार, ये π/3 लिखा है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई ना होकर बल्कि n पाई था, n पाई प्लस माइनस थीटा बोले तो π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर आ गया। अब यार मैं आगे नहीं करूँगा, आगे आप स्वयं सोच सकते हो। इस 1 की जगह पे लिख देना 10π/4,
1 की जगह पे लिख देना 10π/4, लेकिन स्क्वायर लगा है तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में सोचेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 को 1 का स्क्वायर और फिर 1 की जगह पे लिखेंगे 10π/4। आई होप राइट हैंड साइड फाइनल आएगा 10² π/4। फिर फॉर्म लगा देना। यहाँ पे है cos स्क्वायर, तो इससे लिखेंगे पहले स्क्वायर कारण 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। सो आई होप गाइस व्हाट दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 इज 60 डिग्री, बोले तो cos π/3। तो यहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्म हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट के 2 एग्जाम्पल में छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर, उसमें भी प्रोसीजर आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट से लगाना है, ठीक है। इसको नोट करो। अब हम लोग चलते हैं कुछ एक छोटी सी थ्योरी बात। ये पॉइंट्स आपको खासतौर पर एकेडमी लेवल पे बनाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ होता नहीं है, कहीं भी हो सकता है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ अब ये सब पढ़ाते हैं, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टाइप के मीनिंग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये क्या होता है आइए समझते हैं। इनका कहना है कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का तो पहले क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक। पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल कराया था sin 3x = 0, x बिलोंग्स टू 0 से 2π समथिंग, या -π/2 से π/2, कुछ एग्जांपल और भी कराया होगा, देख लो जाकर वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम उस पार्ट को कहते हैं जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं जिस समय, तो उस समय उस पर्टिकुलर फंक्शंस में, आई रिपीट, उस पर्टिकुलर फंक्शंस में उस वेरिएबल का जो आंसर होता है, आई रिपीट लास्ट टाइम, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सॉल्व करते समय जिस वेरिएबल को आप फाइंड करने जा रहे हो, अगर उस वेरिएबल को क्वेश्चंस में बोला गया है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो उस वेरिएबल का जो आंसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर इंटरवल में फाइंड करना होगा। x बिलोंग्स टू 0 से 2π, ध्यान रहे 2π पे ओपन है और 0 पे क्लोज है। इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर 2π, सेम बात है, ठीक है। यानी कि जिस वेरिएबल को आप सॉल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर्स में, उस वेरिएबल को वैल्यू किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से लेकर 2π समथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल लेकर कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उस पर बेस्ड हमने एग्जांपल लिया है। ये भी एग्जांपल सिर्फ एकेडमिक लेवल पे ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट एग्जांपल इज tan x = √3, ठीक है साहब, tan x = √3। तो आपको डाटा दिया है कि tan x = √3 में आप सारे सॉल्यूशन बताओ। क्या कहीं लिखा है जनरल सॉल्यूशन बताओ, किसी भी जगह लिखा है क्या, कहीं भी नहीं लिखा है कि जनरल सॉल्यूशन, सिर्फ क्या लिखा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल वर्ड का मतलब ही होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कि वहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व यानी कि x, वो लाई करना चाहिए 0 से लेकर 2π, ठीक है। इस शब्द का सिर्फ ये मतलब होता है, दिस, खत्म। इसी को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं tan x = √3 की फॉर्म में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यार देखो यार, ये बात हमने आपको पहले भी बताया था, मैं लास्ट टाइम भी बताना चाहूँगा कि आइडिया जब भी होता है कि जब आपको इंटरवल दे के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला था, मतलब इनडायरेक्टली इंटरवल देना चाह रहे हैं। तो जब इस तरह सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन या कोई इंटरवल दे के पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो, चाहे जो मेथड आपके पास जो भी, चाहे ट्राई करने के मेथड कितना भी चेंज कर दो, इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है, ध्यान रहे। लेकिन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में तो ऐसी स्टोरी है ही नहीं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में लगाने का तरीका अगर चेंज करते हैं तो लुक वाइज आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरवल दे के क्वेश्चन पूछे जाए या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाए, तो इस तरह सिचुएशंस में आप चाहे जो मेथड लगाओ, आप फ्री हो किसी भी तरह से लगाने के लिए, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। इसीलिए कंपटीशन लेवल में
आपको जनरल सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ज़्यादातर जितने भी आई थिंक 95% क्वेश्चंस काफ़ी साल हो गए आते हुए, जिसमें आपको इंटरवल दे के क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन दैट कि आपको एडवांस में भी इंटरवल दे के पूछा जाता है, क्योंकि उस क्वेश्चंस बनाने वालों को ये बात पता है कि बच्चे अगर लगाएगा आंसर की नहीं मिलेगा तो उसका समय वेस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए वो इंटरवल देके आपसे पूछ लेता है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस का लगाने का समय बच जाता है और अच्छे से आंसर भी आता है। ठीक है, तो अगर इंटरवल देता है तो आप कूल रहो, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट फाइनल आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सारी बात हमने बोल दिया। तो आइडिया ये है, जब भी आपको इंटरवल देकर पूछा जाए, ये बात हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था और इस वीडियो में बताता हूँ। वी फर्स्ट फाइंड, कोई भी सवाल हो, वी फर्स्ट फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा आइडिया है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर जनरल सॉल्यूशन पूछता है तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें इंटरवल दे के पूछा गया, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला था, तो मतलब इंटरवल में क्या है? 0 से 2 पाई। इसका मतलब होगा सबसे पहला काम आपका सॉल्यूशन में सॉल्व करना होगा जनरल सॉल्यूशन को। तो आइए देखते हैं। tan x इक्वल टू √3, तो √3 की वैल्यू 10 के फॉर्म में क्या होगा? √3 की वैल्यू 10 के फॉर्म में वो होगा π/3 एंड नाउ tan x, सो वी फर्स्ट लुक x इक्वल टू n π प्लस π/3। इसके बाद इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो 3n + 1 π/3 आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये तो हमेशा से रहा है। ठीक है, अब बात करें, ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो हमने आपको आइडिया दे दिया था, वी फर्स्ट फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस इक्वेशंस का जो भी दिया, चाहे जैसा भी दिया हो, सबसे पहला काम आपका होगा जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं कि अब उनको वो x चाहिए जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करता हो। x की वो वैल्यू चाहिए जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करता हो। सो ये पूरा तरीका आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से इंटरवल दिया जाता है तो फाइंड करते हैं। तो हमने क्या बताया था, इस वेरिएबल में n की जगह पे इंटीजर चेंज कर करके रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब तक कि x की वैल्यू, यानी जो वेरिएबल फाइंड कर रहे हो, वो 0 से 2 पाई के बीच में आ ना जाए। हमारे सवाल में 0 से 2 पाई है, तो इसलिए 0 से 2 पाई में जा चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या आएगा? n 0 करो तो 0 + 1 1 हो जाएगा, यानी π/3। क्या π/3 इसके बीच में आता है क्या? बिल्कुल आता है। अब n को 1 रखे, 1 रखोगे तो 3 + 1 4 π/3 आएगा। क्या 4 π/3 इसके बीच में आता है? x की वैल्यू 4 π/3 आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है क्या? तो ये गाइस ये भी आ रहा है फिलहाल। 2 रखेंगे तो 2 3 6 + 1 7 π/3। तो आप देख सकते हो ये चीज़ 2 पाई से ज़्यादा है, इसलिए नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या 3 पे चेक करना चाहिए। ये सारा डायलॉग हमने फिलहाल बोल दिया है पिछले लेक्चर में, मैं फिर से यहाँ पे एक बार बोलना चाहूँगा, सब कुछ एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल दें। देखो, पॉजिटिव इंटीजर पे एक बार चेंज सही हुआ, दोबारा बाई चांस गलत हो गया, तो जब जिस बिहेवियर के इंटीजर्स में पहली बार गलत होता है तो उसके नेक्स्ट इंटीजर्स पे चेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट बोले तो 2 पे गलत हुआ तो इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? पॉजिटिव में 3 आएगा, तो ये 3 पे फिर नहीं चेक करेंगे। और आप चेक भी करते हो तो आपका समय वेस्टेड होगा। क्यों कह रहा हूँ, जैसे 3 रख के देख लो, ये 9 + 1 10 π/3, तो यानी कि 3 रख के सॉल्व करेंगे तो 10 π/3, वो भी इसमें लाई नहीं करेगा। 4 रख के देख लो, 4 3 12 + 1 13 π/3, ये भी 2 पाई से ज़्यादा है, 13 π/3, इसलिए 4 पे भी गलत हो जाएगा। इससे क्या समझ मिला कि जब पहली बार जिस इंटीजर पे गलत होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट इंटीजर्स पे चेक नहीं करते हैं। अगर आप चेक करते हो तो आप अपना समय वेस्टेड कर रहे हो। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि आप क्या करें। तो आप बताओ, 0 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर चेक कर लिया, अब कौन सा बचा? फिर वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं, -1 रखें यहाँ पे, किया जाएगा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद -2 π/3। अब चेक करो ध्यान से, हमें तो नेगेटिव नंबर चाहिए ही नहीं, इसका मतलब है कि ये गलत है। तो मैं बात करूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या है अपने क्वेश्चंस का। प्रिंसिपल
सॉल्यूशन क्या क्या आया भाई, तो वो आया x इक्वल टू एक π/3 एंड लास्ट थिंग्स 4π/3। दिस आर द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल का, जिसमें लिखा है sec x इक्वल टू 2। तो ये देख सकते हो sec के फॉर्म में ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा गया, तो इसलिए इसको हार्ड फॉर्मूला लगा दो। तो ये होता है 1/cos थीटा, ये cos के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बात करें cos x इक्वल टू 1/2। सो गाइस 1/2 को cos के फॉर्म में क्या होता है, वो होता है आपका π/3। तो यहाँ से यार x इक्वल टू सिंपली आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। क्या 3 2 6 n पाई प्लस माइनस 1 π/3। एक ही चीज़ लिखा है, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लुक वाइज अच्छा आएगा। ठीक है, 3 2 6 n पाई प्लस माइनस पाई बाहर निकाल लिया, तो 6n प्लस माइनस 1 आ गया। अब बात करें सॉल्यूशन की, और आप बताओ आपसे कौन सा सॉल्यूशन पूछना चाहता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें और वेरिएबल की वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, तभी कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो अब वही पूरा स्टेप सेम है। एक बार प्लस साइन लेके पूरा सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करेंगे, और एक बार माइनस साइन लेकर। ठीक, सो आई विल लेट प्लस साइन हियर। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं भाई। n को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3। क्या वैल्यू ये सही है, बिल्कुल। n को 1 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगा, 7π/3, ये भी सही है। n को 2 रखो तो ये आ जाएगा आपका 2 6 12 प्लस 1 13π/3। तो ये 13π/3 क्योंकि 2π से ज़्यादा है इसलिए ये गलत है। तो क्या 3 पे चेक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिस इंटीजर पे करस्पॉन्डिंग गलत होता है उसके नेक्स्ट इंटीजर पे नहीं चेक करते। तो अब कौन सा इंटीजर बचा, बस -1 वाला। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या आएगा, -1, तो माइनस का 5π/3 आएगा। और निगेटिव नंबर तो हमें कभी भी नहीं चाहिए, हमें तो 0 से ज़्यादा चाहिए, और ये आ रहा है निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आया है, एक बार प्लस माइनस से रिलेटेड है। तो एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और 1 सेकेंड एक बार लास्ट टाइम माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए, तो हमें वो n के इंटीजर्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके x की वैल्यू फाइनली देखना होगा कि 0 से 2π के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखते हैं क्या है। जैसे n को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, n को 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रहा है, दिस इज π/3। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस नंबर आर लाई बिटवीन 0 से 2π। नाउ नेक्स्ट इज n इक्वल टू 1। तो 1 रखेंगे यार, तो यहाँ पे आएगा 6 + 1 बोले तो 7π/3। 7π/3 2π से बहुत ज़्यादा नंबर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा। तो क्या 2 पे चेक करना चाहिए, नहीं। क्यों, मैंने बताया कि जिस इंटीजर पे पहली बार गलत होता है उसके नेक्स्ट इंटीजर पे नहीं चेक करते हैं। तो क्या आएगा, 2 पे चेक किया जाएगा। तो 2 पे क्या आ जाएगा वैल्यू भाई, 2 पे क्या आएगा, 2 6 12 प्लस 1 13π/3। अगर आप अगर गलती से चेक भी करते हो तो एक गलत ही आएगा। देख सकते हो कि 13π/3 भी 2π से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जिस इंटीजर गलत होता है उसके नेक्स्ट इंटीजर पे चेक नहीं करते। ठीक, तो अब क्या बचा नेक्स्ट वाला इंटीजर, -1। कितना आ जाएगा, -5π/3। अब चेक करो क्या ये सही गलत है। तो बाई चांस ये निगेटिव इंटीजर्स पे भी गलत हो गया, तो इसलिए हम लोग n = -2 पे भी नहीं चेक करेंगे। ठीक है, जिस इंटीजर पे गलत होता है उसके नेक्स्ट इंटीजर पे नहीं चेक करते। तो यानी कि हम लोगों ने जब यहाँ से प्लस साइन लेकर सॉल्यूशन सॉल्व किया तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसके सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है π/3, लेकिन यहाँ पे 2 साइन था। तो अब एक बार हम लोग माइनस साइन लेके पिक करके देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं। स्टेप्स आपके सेम है। वंस अगेन नाउ यूज n = 0 -1 1 समथिंग समथिंग
तो n 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -π/3 आएगा। तो ये तो निगेटिव नंबर है, हमें तो 0 से ज़्यादा चाहिए। n को 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा 5π/3। ठीक, 5π/3 ये आपका 2π से कम है, तो इसलिए ये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं n = 2 पे, चेक करना चाहिए क्योंकि आया है। अब 2 रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 2 6 12 -1 11π/3। तो ये आ जाएगा आपका गलत, क्योंकि 11π/3 वो 0 से 2π के बीच में नहीं आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, n = 2 पे तो गलत हो गया, तो 3 पे नहीं चेक करेंगे, तब कौन सा इंटीजर बचा भाई, माइनस का। तो x की वैल्यू आएगा -6 -1 -7π/3। निगेटिव नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ दो आंसर आ रहा है, एक आंसर है π/3 और एक आंसर है यहाँ पे है ये वाला नंबर दिस। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कभी सारे आंसर को इकट्ठा कर लो आप। तो आपको लिखना होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नीचे x = π/3 एंड 5π/3। ठीक, तो इसी प्रोसेस में हमने दो एग्जांपल्स आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। अब यह थर्ड एग्जांपल भी इसी टाइप का है, बस -½ की वैल्यू सोचना है कि cos के फॉर्म में क्या होगा, फिर इसमें भी प्लस माइनस का सिचुएशन क्रिएट होगा एंड देन यू कैन डू सब्स्टिट्यूट n = 0 एंड विल गेट फाइनल वैल्यू ऑफ x। इस तरह से आपको थर्ड एग्जांपल भी करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल की तरफ, जो कि एक क्वेश्चन आया था IIT में 2006 में आया। ठीक है, इसमें यार क्वेश्चंस में जो सॉल्व करने का लुक है वो आई होप अभी तक के लेक्चर में नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ा गया तो बड़े सिंपल थे, sin x = 0 1 -1 से रिलेटेड, या cos x = 0 1 -1 से रिलेटेड, और जैसा कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो इस तरह के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं वो तभी लगते हैं ना जब एग्जैक्टली उस तरह का बनने चाहिए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला इस फॉर्मेट में पढ़ा गया है क्या? तो ऐसा नहीं पढ़ा गया है, नहीं फॉर्मूला डायरेक्टली होता है। तो इसलिए इस तरह के एग्जांपल्स में आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस। हो सकता है कि इसमें आइडेंटिटी रेशियो कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट हो, या लॉग के भी यूज हो सकता है, किसी भी अदर चैप्टर्स का भी इन्वॉल्वेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो sin x में क्वाड्रेटिक है, तो जो भी आप सीधाचार फॉर्मूला जानते हो उस शुरू से हम लोग लगा लेंगे। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड वो है जो सबसे जल्दी आएगा, मतलब मुश्किल से आपके सामने 30 सेकंड का आंसर आ सकता है, या मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन वो मेथड मैं बाद बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे एकेडमी लेवल पे भी होते हैं, तो उनको पेपर भी देना होता है एकेडमिक का, तो उसमें आपको इस तरह से करना होगा जो भी करूँगा। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड इज़ द एकेडमी लेवल एंड बट सेकेंड मेथड इज़ द एडवांस लेवल एंड टू मेंस लेवल, मतलब जिसमें जल्दी से आंसर कैसे करते हैं। लेकिन यार एकेडमी लेवल भी सही इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो पहले सोल्यूशन तो निकालेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा, फिर उसको काउंट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x की कितनी वैल्यू हो सकती हैं 0 से 3π बीच में, जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो यार इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, इसलिए मेरा सेकेंड मेथड ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मेथड, जो भी बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में x की वैल्यू पूछ देता, 4 ऑप्शन दे देता x की वैल्यू पूछकर, तब यार इस तरह के सिचुएशंस में आपको x की वैल्यू फाइंड करना ही पड़ता, फिर वो काम नहीं होता जो हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड मेथड सिर्फ उस समय सही होता है जब आपसे किसी चीज़ को काउंट करके पूछा जाए, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ कितने होंगे, समथिंग टाइप का। ठीक है, तो इसलिए एकेडमी के साथ साथ आपको वो भी समझना है, कब सिचुएशन में कैसा एग्जाम्पल में आ जाए पता नहीं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यार आपको एक इक्वेशन दिया है 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 = 0। तो गाइज ये देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, 2 3 6
2 3 जा 6, सो 6 sin x माइनस साइन x माइनस 3। इनमें से और इनमें से कुछ कॉमन हो रहा है, सो फर्स्ट 2 इज कॉमन इज 2 sin x एंड नाउ रिमेनिंग इज sin x प्लस 3 एंड माइनस 1 इज sin x प्लस 3 आफ्टर कॉमन। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? sin x प्लस 3 एंड लास्ट थिंग्स इज 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दो चीज़ का प्रोडक्ट क्योंकि 0 है, सो फर्स्ट थिंग्स इज माइनस 3 या सेकेंड थिंग्स इज 1/2। समय बचा लिया, चाहो तो आप 2 स्टेप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से sin x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ होगा, तो प्लस 3 राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुके हैं। क्या इस तरह के सिचुएशन में आज के पहले जितने भी लेक्चर्स हुए, यानी फर्स्ट लेक्चर और आज का लेक्चर, इस क्वेश्चंस के पहले क्या इसी फॉर्मेट के तो एग्जाम्पल करते आ रहे थे? सिंपल sin इक्वल टू राइट हैंड साइड, sin x इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 2 इक्वेशन बन गया। तो कई बार क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरह के इक्वेशन जब बनते हैं तो उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि क्या वास्तव में जो दोनों रिजल्ट्स आए हैं वो दोनों सही हैं, दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। कुछ भी इस तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। चेक करते हैं sin x का रेंज क्या होता है भाई? -1 से 1। क्या -1 से 1 के बीच में -3 कभी आता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। खुशी की बात यह है। और सोचो जिस बच्चे को रेंज ही नहीं याद हो sin x का, वो तो बेड़ागर कर देगा, इसको पता नहीं कि सॉल्व करने लगेगा फालतू में। ठीक है, तो सॉल्यूशन तभी करना है जब तक कि इक्वेशन ही नहीं सही है, आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? चेक करो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? sin x की वैल्यू -1 से 1 होता है, बिल्कुल होता है। 1/2 की वैल्यू, आई रिपीट 1/2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए इसका आंसर 100% आएगा ही आएगा। अब आएगा तो वो क्या आएगा, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चंस में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स। सो गाइस sin x इक्वल टू हाफ, सो हाफ इज द फॉर्म ऑफ sin x, सो दिस इज द π/6। π/6 यानी फॉर्मूला हो गया sin x इक्वल टू sin थीटा। सो फॉर्मूला इज n पाई प्लस -1 पावर n इंटू, थोड़ा सा नीचे लिख दें, लुक वाइज अच्छा आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हमने बना लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? आपको सारे x किसके बीच में चाहिए? x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3 पाई के बीच में चाहिए, क्योंकि ये हमें दिया है वो इंटरवल। ठीक है, तो आप बताओ स्टेप्स है, n को 0, तो x की वैल्यू क्या आएगा? ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा इंटू π/6 यानी कि π/6। n को 1 रखो, π/6 इसके बीच में आता है इसलिए एक्सेप्ट करेंगे, 1 रखते हैं। तो ये पाई माइनस π/6 बोले तो कंप्लीट मिलाकर 5π/6। ठीक है, तो ये आपका 0 से 3 पाई बीच में आता है इसलिए सही है। n इक्वल टू 2, सो गाइज x इक्वल टू 2 पाई -1 के स्क्वायर पॉजिटिव, सो 2 पाई प्लस π/6, तो ये आएगा 13 π/6। अब ये चेक करो आएगा नहीं? कुछ लोग शायद इसको बड़े बेरहमी से चेक कर रहे होंगे। किस तरह से? 3 पाई को सॉल्व कर लेंगे दिमाग में कि कितना आता है, फिर उसके बाद 13 π/6 को, मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग इसको डिग्री में ब्रेक करके सोच रहे हैं। अबे डिग्री में ब्रेक करोगे तो कम से कम बहुत टाइम लगेगा। मैं इसको कैसे सोचता हूँ वो देखो, हालांकि इसको मैं यही बता रहा हूँ, इसके पीछे नहीं बताया था, जरूरत भी नहीं था, छोटा छोटा इंटरवल था, तो आप डिग्री में सोच ले रहे होगे। लेकिन यहाँ पे सोचो 5 पाई लिखा है, 7 पाई लिखा है, यहाँ 19 π/6 आ रहा है समथिंग, तो इतना सोचना आसान नहीं होता है। तो हम कैसे सोच रहे हैं जल्दी से वो देखो, बताओ। पाई का कोएफिशिएंट कितना है? 3। पाई कोएफिशिएंट है 3, यानी कि अगर रिजल्ट पाई कोएफिशिएंट 3 या 3 से कम होगा तब आएगा। अगर पाई का कोएफिशिएंट 3 से ज़्यादा हुआ तो रेंज के बाहर चला जाएगा, मतलब कि नहीं आएगा। तो देखो पाई कोएफिशिएंट कितना है? 13/6, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो देख सकते हो 3 से कम आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग है, इसलिए ये भी आंसर में आएगा। अब बात करते हैं 3 पे, क्या होगा? सो 3 पे चेक करेंगे तो गाइज दिस इज द 3 पाई
एंड माइनस का 1 के पावर क्यूब यानी कि -1 इंटू π/6, तो यह आएगा 18 माइनस पाई, बोले तो 17 π/6। तो देख सकते हो पाई का कोएफिशिएंट 17/6 3 से कम होता है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा 3 से कम ही आएगा, तो 3 से कम आएगा तो सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो अभी तक जितने भी ऑप्शंस थे एक चीज़ तो श्योर हो चुका है कि 4 तो कम से कम जरूर आया, 4 से ज़्यादा भी आ सकता है, आई डोंट नो, बट कौन सा तुक्का नहीं मारेंगे, बी और सी तो पक्का नहीं होगा क्योंकि 4 सोल्यूशन अपने को मिल चुका है, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। तो देखते हैं और वैल्यू आगे फाइंड करके। अब जैसे n को 4 रखेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो आएगा 4 पाई, दिस इज द 1 -1 पावर 4 क्या होगा 1, तो 4 पाई प्लस π/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 1 25 π/6 आएगा। और चेक करो 25/6 बोले तो 4 से भी ज़्यादा है, अपने को 3 या 3 से कम चाहिए था, ये 3 से बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए गलत है, ठीक। तो पहली बार 4 पे गलत हुआ, तो अब हम लोग n = 5 पे नहीं चेक करेंगे, न n = 6 पे चेक करेंगे। तो अब बात करते हैं चेक किस पे करें, तो अब हम लोग यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज पे बचा है इंटीजर्स, अब उस पर चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो ताकि हम लोग निगेटिव पे चेक कर सकें। अब हम लोग चेक करते हैं निगेटिव इंटीजर्स पे, तो -1 अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, दिया जाएगा -π, दिस इज -1 माइनस π/6, तो यह आएगा माइनस का 7 π/6। अब चेक करो गाइज, हमने तो निगेटिव सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, हमें तो 0 से 3 पाई चाहिए, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब गलत होगा। तो देखो 0 पे चेक कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर पे चेक कर लिया और निगेटिव इंटीजर पे, तीन ही टाइप इंटीजर्स हैं, तो यानी कि सब पे हमने चेक कर लिया। तब मैं बात करूं कि फाइनली x क्या है, तो अब क्या बोलोगे, π/6 से 5 π/6 से 13 π/6 से एंड लास्ट थिंग्स 17 π/6 है। तो ये हमारे पास क्योंकि 4 सोल्यूशन आ रहा है, हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितना है, सो 1 2 3 4, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। देखो यार, ये जो एकेडमी लेवल से आपको पूरा सीक्वेंस दिखाया हो, इस सीक्वेंस में एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो आप इस पैटर्न में फाइंड कर सकते हो, कुछ भी पूछेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं सम ऑफ सोल्यूशन, तो 4 सोल्यूशन है, हम इनका सम पूछना चाहते हैं, ठीक है, इनको हम ऐड कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। या ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू बताओ, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है 17 π/6, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आप π/6 बता दोगे, समथिंग टाइप, कुछ भी, मतलब इस प्रोसीजर लगाने से एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता था, ठीक है। लेकिन जो मैं अब तरीका बताऊँगा, ये तरीका सिर्फ उसी समय वर्क करना जब आपसे सॉल्यूशन का टोटल वैल्यू पूछे कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, तभी ये वाला मेथड लगाना, वरना किसी काम का नहीं होगा ये मेथड, ठीक है। और ये मेथड हमने आपको ग्राफ में भी पढ़ाया है, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड, या यूँ कहें ग्राफ का लेक्चर जब खत्म हुआ है सबसे लास्ट वीडियो, उसमें भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस टेक्नोमेट्री से रिलेटेड वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ देखो, तो उसी मेथड को मैं यहाँ पे भी एक बार फिलहाल बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड मेथड बात करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है sin x = ½ x belongs to 0 से 3 पाई। इसका मतलब है सेकेंड मेथड उस स्टेप के बाद यूज हो रहा है जब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लिए थे लास्ट में, याद है 2 सोल्यूशन आया था, जिसमें पहला गलत था, दूसरा सही था, तो जो पार्ट सही है उसी को हमने लिखा है, ठीक है। ये सबसे जल्दी लगने वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में। सबसे पहले हम y = sin x का ग्राफ बनाएंगे, फिर y = ½ के ग्राफ बनाएंगे, ये दोनों ग्राफ बनाएंगे सेम एक्सिस पे, ठीक है। ये ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब क्योंकि हमें 3 पाई तक जाना है
और 0 यहाँ होता है। ग्राफ तो पीछे भी बनेगा लेकिन हमारे काम का नहीं है, ठीक। और ये आपको सबको पता है कि टॉप पॉइंट इसका 1 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने बना दिया किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का। ये सारे नंबरिंग आपको फिलहाल याद है, वैसे भी पाई, 2 पाई एंड लाइक दिस। यानी हमने जो ग्राफ बनाना है 3 पाई के पहले बनाना है और 0 से ज़्यादा बनाना है। चलो साइन एक्स का बन गया, आप चलते हैं इस पे। बताओ y इक्वल टू हाफ, तो हाफ y एक्सिस पे कहाँ पड़ेगा, कहीं साइड बीच मिडिल में पड़ेगा। ये 0 या 1 है तो मिडिल क्या होगा इसका, हाफ होगा। अब y इक्वल टू हाफ की लाइन ड्रॉ करना है। सबको पता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ होता है और ये किस कहाँ तक जाना है, लाइन को ड्रॉ होते होते 3 पाई के पहले तक रुक जाना है। लाइन तो भाई हाफ के पूरा होता है ना, कंप्लीट होता है, लेकिन मैं सिर्फ उतना बनाया हूँ जितना अपने को चाहिए। तो 0 से 3 पाई चाहिए, इसलिए 0 से स्टार्ट करके 3 पाई तक बनाया। अब आपसे पूछा गया था क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, यही पूछा गया है। कई बार इसी बात को ये भी पूछा जाता है समटाइम, जैसे यहाँ पे कुछ और भी लिखा जा सकता था कि नंबर ऑफ रूट्स। कई सारे नए नए नाम हैं, तो इनमें से किसी भी तरह के नाम आपको दिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें। तो देखो क्या है, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया दो चीज़ों का, साइन एक्स का और y इक्वल टू 1/2 का। तो ये दोनों ग्राफ सेम एक्सिस पे बनाना है और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगहों पे, हाउ मेनी टाइम्स इंटरसेक्शन बिटवीन दोज ग्राफ, वो ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करता है, उसी के इंटरसेक्शन वैल्यू को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। आइए देखते हैं। तो देखो एक यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कितनी जगह कट किया, 4 जगह पे, 1 2 3 4। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 4। देख रहे हो कितना आसान, खत्म हो गया एक लाइन में। अब शायद तुम इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं समझ रहे होगे, अभी नहीं समझ रहे होगे। मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें वेरिएशन करना चाहूँगा, देखते हैं क्या सोचते हो। मान लो यहाँ पे 1/3 होता, ऐसा हो सकता है अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सीट लगाओगे तो, या कॉम्पिटिशन कोई बुक लगा रहे होगे बाई चांस, तो इस तरह के इक्वेशंस भी बनते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद, और फिर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू जब 1/3 करेंगे तो यार 1/3 को साइन के फॉर्म में तो याद होता ही नहीं है, नहीं याद है ना। तो क्या फर्स्ट मेथड से कर पाओगे आसानी से, वो पॉसिबल ही नहीं है। सॉल्यूशन आएगा क्योंकि साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, उसके बीच में कहीं ना कहीं 1/3 आता है, तो सॉल्यूशन तो आएगा। लेकिन फर्स्ट मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 की वैल्यू किसी साइन के फॉर्म में एंगल की वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होता है। अभी हम कुछ मिनट बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर इसी क्वेश्चन में इस तरह का देकर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ग्राफ है। ग्राफ से आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो आपको ग्राफ बनाना होगा y इक्वल टू 1/3 का, तो 1/3 भी कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगा समथिंग। तो जब इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो जब इसमें लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी बाई चांस 4 जगहों पे ही कट करेगा। तो देख सकते हो 1/3 रहता तो आप पहले मेथड से सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन सेकेंड मेथड से आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बड़े आसानी से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसको आप नोट कर लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब हम लोग यहाँ पे 2019 मेंस में आया था, प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल्स है, ये देखते हैं क्या करना है। लिखा है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 सेटिस्फाइंग दीज रिलेशंस, ठीक है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे यार बार बार हम लोग यहाँ पे x के वेरिएबल कर रहे थे, तो जैसे यहाँ पे थीटा पूछा गया है, तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा बनाया गया है। जिसने बनाया है वो वेरिएबल कुछ भी रख सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बातों का हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे आगे। क्या ध्यान देंगे, सुनो। अब क्योंकि ये 2 थीटा बार बार हमें दिख रहा है, तो हम अपने कंफर्टेबल के लिए x की जगह पे 2 थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 थीटा की जगह पे x लेट कर लिया, तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos के पावर 4x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। सेट कर लिया, नो डाउट, बिल्कुल सही है।
अब आपसे पूछा गया है कि थीटा के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे इनके बीच में, उनके सारे रिजल्ट्स का क्या करना है आपको, सम। तो यार सम तभी तो कर पाओगे जब उसके वैल्यू रूट्स आएंगे, एग्जैक्टली रूट्स आएगा, तभी हम सबको ऐड कर पाएंगे। यानी कि जो मेथड हमने पिछला क्वेश्चन में पहला तरीके से बताया था, उसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। क्योंकि जो सेकेंड मेथड बताया वो सिर्फ तभी वर्क करना जब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रूट्स, रूट्स को काउंट करके जब पूछा जाए तभी वो वर्क करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे यार अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल मैथमेटिकली। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आई होप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर लूँ अगर एक तरफ एडजस्ट करके, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा गाइज। कॉस पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज 1, प्लस में 3/4 अगर लेफ्ट लाएँ, 3/4 अगर लेफ्ट लाएँ तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3/4। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/4। ठीक, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो ये डाटा आपका लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर से, देखो यही आएगा। a स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस 2ab। तो जब माइनस टाइम 2a इंटू बी सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कितना इजी हो गया। अब बताओ बेस 0 होना चाहिए, ऐसा तो ऑब्वियस है यार। यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू आ गया 1/2। अब बात करें 1/2 की जगह पे हम क्या रखें बताओ। सो 1/2, क्योंकि लेफ्ट साइड कॉस स्क्वायर है, मैंने क्या बताया था, जब कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं तो जब आंसर लिख रहे होते हैं तो हमेशा एकेडमी लेवल के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं फाइनल आंसर तक जाने के लिए। ठीक है, तो जैसा देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया गया था, लेकिन इसको जब हमने कुछ आइडेंटिटी रेशियो कॉन्सेप्ट यूज किए तो ऐसा लास्ट में जाके बना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यही है, डायरेक्ट आपको स्टार्टिंग से अगर फॉर्मूला डायरेक्ट दिखता है, जो भी 10 फॉर्मूले पढ़े तो ठीक है, वरना आपको मैनिपुलेशन कर करके एकदम छोटा बनाना होगा। ऐसा स्टेज डेवलप करना होगा जहाँ से आपको डायरेक्ट फार्मूला सबके याद हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बन गया है। तो अब बताओ 1/2 को कॉस के फॉर्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो क्या 1/2 कॉस के फॉर्म में सोचोगे या स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर भी हमें स्क्वायर सोचना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो यार यहाँ पे एक्चुअली 2 तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटरवल दिया है तो उस हिसाब से भी कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा अप्रोच के साथ काम करें तो बेटर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर π/4, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर था, इसलिए मेरी इच्छा थी कि इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करें। तो क्योंकि cos π4 होता है 1/√2, जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, x = nπ प्लस माइनस वॉट π/4। ठीक, x किसको माने थे हम लोग, 2 थीटा को, ये था ना 2 थीटा। हाँ, ये तो थीटा हमें चाहिए ना यार, तो ये तो बस अपने कंफर्टेबल के लिए किया था ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, थीटा क्या आ जाएगा, nπ प्लस माइनस π/8। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 4n प्लस माइनस 1 इंटू π/8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगर इस एग्जाम्पल में आपसे ये पूछता कि जनरल सोल्यूशन बताओ, तो यही हमारे सवाल का फाइनल आंसर होता है। अगर ये देकर आपसे जनरल सोल्यूशन पूछता तो यही हमारा आंसर होता। ठीक, लेकिन हमसे क्या देकर पूछा है कि आपको वो थीटा बताना जो 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ लाइन अभी बचा है तो मैं यही लिख लेता हूँ, सही रहेगा। तो जब प्लस साइन लेंगे तो देखते हैं क्या सिचुएशन होता है सॉल्यूशन का। ठीक हो गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ जब n को 0 रखेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, π/8 इसके बीच में आता है। n को 1 रखेंगे तो ये आएगा 5π/8। चेक करो 5π/8 कितना आता है, तो देखो
पाई बाई 2 का कोफिशिएंट कितना है 1, पाई बाई 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ से पाई बाई 2 सेपरेट करो तो नीचे आएगा 4, यानी कि 5/4 ये 1 से ज़्यादा है। सेपरेट करेंगे जब 2 यहाँ से, अरे यार ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये लिखा है पाई बाई 2 कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो जब 1 से कम है तो ये आंसर आता है। यहाँ पे पाई बाई 2 कोफिशिएंट 5/4 है, अब 5/4 बोले तो 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना चाहिए नेगेटिव नंबर्स पे, तो क्या आता है, -1 रखेंगे तो -3π/8 आ जाएगा, तो हमें तो वैसे भी नेगेटिव नंबर भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने नेगेटिव नंबर भी रिजेक्ट कर दिया, तो प्लस सॉल्यूशन से सिर्फ एक आंसर आया है π/8। अब हम लोग यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है, इसको तब तक नोट कर लो। तो अब हम लोग चलते हैं निगेटिव साइन के सोल्यूशन की तरफ। तो पॉजिटिव साइन से लगाए यहाँ पे तो एक सोल्यूशन आया था, अब माइनस साइन लेके लगाते हैं, तो n को 0 करेंगे तो -π/8 आएगा। अब देख सकते हो निगेटिव सोल्यूशन हमें चाहिए ही नहीं। अब स्टार्ट करेंगे 1 से रखना, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा 3π/8। चेक करो क्या ये नंबर इसके बीच में आता है क्या, देखो π/8 में से आप चाहो तो रफ पे कहीं सोच लो, बेटर होगा। π/2 को ऑप्शन यहाँ 1 है, तो जब 1 से कम है तब आंसर आएगा, लेकिन ये 3/4 है 1 से कम, π/2 को ऑप्शन यहाँ 3/4 है जबकि यहाँ 1 है, तो ये 1 से ये नंबर कैसा है कम है, इसलिए सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, जो लोग इस तरह नहीं सोच पा रहे हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो डिग्री में ब्रेक करके सोचें, ज़्यादा बेटर होगा अगर नहीं सोच पा रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे 2 पे भी चेक करना चाहिए। सो गाइस 2 पे चेक करने के बाद ये आएगा 2 4 जा 8 -1 7π/8। π/8 में से अगर π/2 अलग करें तो नीचे आएगा 4, यानी 7/4। 7/4 1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी π/2 को ऑप्शन 7/4 है और यहाँ 1 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए नहीं आएगा। अब चले चेक करेंगे लास्ट एग्जांपल निगेटिव इंटीजर्स के। -1 रखेंगे तो ये आएगा -5π/8, और निगेटिव नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन देखा। तो अब बात करते हैं, एक सॉल्यूशन ये हमारा एक्सेप्टेबल है, एक सॉल्यूशन ये आया है केवल, और एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ मिला। ठीक, ब्लू मार्कर वाला है, आप कॉपी में अपने आगे लिखना। हमसे पूछा गया सम ऑफ ऑल वैल्यू थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 में ऐसे कितने सारे थीटा वैल्यू आ सकते हैं, उनके सम बताने हैं। तो देख सकते हो यहाँ से आ रहा है 3π/8 और यहाँ से आ रहा है π/8। जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 4π/8। 4π/8 बोले तो π/2। दिस इज द फाइनल आंसर, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से फिनिश किए। अब एक एग्जांपल और है जो भी मेंस में आया था, इसको नोट कर लो आप तब तक। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि अभी मेंस में आया था उसी साल। इसमें लिखा है इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 पे क्लोज लगा है, देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x के ऑप्शन दिए, यानी कि हम लोग इसमें ग्राफ से भी लगा सकते हैं। लगा क्या सकते हैं, ग्राफ से लगाओगे तो जल्दी आएगा। फॉर विच, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यार अभी ऐसा कोई स्टेज नहीं है जो ग्राफ बनाने के लायक हो, क्योंकि ग्राफ तभी बनाना जब जनरल सॉल्यूशन का जो एक फॉर्मूला पढ़े हैं 10 फॉर्मूले, जब तक उस फॉर्मेट के ना बन जाए। तो अब जो यहाँ से वर्कआउट होगा, पहले तो उसी की बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे करें। तो यार ये चीज़ आपको आइडेंटिटी रेशियो में पढ़ा दिया गया है कि क्वेश्चन के वैरायटी को कैसे कैसे हैंडल करते हैं। काफ़ी सारे प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप चीज़ों को सीख पाओगे। तो देखो मोस्टली स्टूडेंट इसमें ये कर लेते हैं कि sin 3x का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, sin 2x का भी पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से आ जाएगा। कुछ लोग फर्स्ट एंड लास्ट में sin c प्लस sin d लगाते हैं, sin c प्लस sin d, एंड देन यू कैन डू फर्दर मैनिपुलेट, जो भी तरीका आपको आगे मिलेगा कॉमन नंबर निकालने का आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास इस एग्जांपल में 2 तरीके मिल रहे हैं, एक फर्स्ट लास्ट में sin c प्लस sin d लगाकर, या फिर अगर आप ये भी नहीं सोच पाते हो तो ज़्यादा बेटर है कि sin 2x का फॉर्मूला आपको बचपन से याद होगा, जिसे कहते हैं 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, बाद में यही बनेगा, sin c प्लस sin d लगाने के बाद भी
जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तब भी यही बनेगा। साइन थीटा फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देख सकते हो पूरे नंबर से क्या बाहर निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, वो है sin x। और क्या बचेगा भाई, 1 माइनस 2, ये बाहर आ गया तो बचेगा क्या, cos x प्लस 3 माइनस 4, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर x, ठीक। अब देखो ये cos में sin में, तो दोनों को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक ब्रेक कर लो। अब बताओ cos को sin में ब्रेक करना ज़्यादा आसान है या sin को cos में? तो मुझे लगता है sin को cos में ब्रेक करना आसान है, क्योंकि sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin को ब्रेक करना cos में ज़्यादा आसान है, इसलिए हम cos में ब्रेक करना पसंद करेंगे। 3 + 1 4 हो जाएगा, माइनस 2 cos x, मैंने इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ओके, एंड दिस इज 0। सो फाइनली इज sin x। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम जल्दी करना चाह रहे हैं, जैसे ये -4 होगा, ये प्लस का 4 है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा, 4 cos स्क्वायर x एंड माइनस का 2 cos x, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, थोड़ा सा जगह और बचा है नीचे तो मैं लिख लूँ। अब इन ब्रैकेट से कॉमन क्या आएगा, cos भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तब चाहो तो 2 बाहर निकाल लो, सब एक ही चीज बनेगा लास्ट में, देख लेना, ठीक। बताओ 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x, ठीक, नो प्रॉब्लम। जो लोग यहाँ पे sin c प्लस sin d जब लगाए होते, अगर उस मेथड लगाते हो तो जाके देखना sin c प्लस sin d जब सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे 2 sin c प्लस d/2 जैसे लगाओगे तो sin 2x आएगा, और ये sin 2x से कॉमन निकाल के इस तरह से बनेगा, कॉपी में करके देख लेना अपने। और यहाँ बच रहा है 2 cos x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कई सारे तरीके हैं, मैथमेटिकल भी है और अप्रोच उस तरह से भी है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे sin 2x से फॉर्मूले से कनेक्ट कर दिया, जो लोग फॉर्मूले नहीं लगाना चाहते हैं sin 2x का, तो उनको लिए 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक बार sin x इक्वल टू 0 लगाएंगे, एक बार cos x इक्वल टू 0, और एक बार 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका सिचुएशन है कि आप इसमें से किसको किस तरह से पहले सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। अब चाहो तो मैं इसको ये स्टेप न करके तीनों को अलग अलग जीरो करूँगा, तो ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफ से करते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिलहाल कि आप इस स्टेप को ना लिखो अगर ग्राफ से करना चाहते हो, क्योंकि साइन का ग्राफ बनाना आता है, cos x का और इसका सबका आता है, ठीक है। लेकिन sin 2x में अगर बना दिए हो तो मैथमेटिकली भी लगा लो, ग्राफ से भी लगा लो, सब सही है। sin 2x इक्वल टू 0, तो ये आपको याद होगा, ये फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, फर्स्ट लेक्चर का पहला फॉर्मूला, जिसमें होता था sin x इक्वल टू sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई था, और x जगह क्या लिखा है 2x, सो दिस इज n पाई। तो यहाँ पे n पाई बाई 2 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक। तो अभी हम sin 2x इक्वल टू 0 कर रहे हैं मैथमेटिकली, और इससे होने को तो 2 होगा, एक होगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बताओ n को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, 0। क्या 0 हो सकता है x की वैल्यू, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सिंबल लगा है। n को 1 रखो तो x की वैल्यू आएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 क्या हो सकता है, देखो पाई बाई 2 पे ओपन लगा है, ओपन मतलब वो नंबर नहीं है। अब बात करते हैं n इक्वल टू -1 पे, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2, और यार निगेटिव नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 लेना है। यानी कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन आया है, 0 नाम का। अब बात करते हैं इससे कौन कौन से सोल्यूशन आते हैं। इसके लिए तो आप ग्राफ से कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि याद करो cos x से रिलेटेड में जो फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस दोनों आता है, तो इसके लिए ग्राफ से कर लेंगे, सब एक एक खेत की मूली। ग्राफ से करो, चाहे मैथमेटिकल करो, या दोनों ग्राफ्स करो, या दोनों मैथमेटिकल करो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ग्राफ से करना पसंद करूंगा, फिलहाल इसको अच्छे से आप नोट कर लो पहले।
अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पार्ट करते हैं, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो cos x इक्वल टू हाफ। अब आप चाहो तो cos x के ग्राफ से कर सकते हो एक लाइन में। तो ग्राफ बनता है cos x का कुछ इस तरह का, समथिंग टाइप, ठीक है, इस तरह से पीछे बनता है। अब क्योंकि cos x बनाना है, x जब 0 से लेकर π/2 लेना है, तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये सब कुछ हमने आपको ग्राफ में पढ़ाया हुआ है, जाकर देखो वीडियो को। जबकि 0 को डॉट लगाना है, π/2 पे ओपन है इसलिए π/2 पे एरो लगाना है। यानी जो हमारे काम का ग्राफ है सिर्फ इतना है, ये सब भौकाल के लिए था सिर्फ। यानी जो हमारे काम का ग्राफ है वो सिर्फ इतना है जितना अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बताओ, cos x ग्राफ बन गया अंडर वॉट ऑन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। अब y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाना है। ये सबको पता है कि ये वाला पोजीशन cos x के सबसे टॉप पे 1 लिखा होता है। अब हाफ कहाँ आएगा बीच में, तो ये हाफ की लाइन है, ड्रॉ कर दिया हाफ की लाइन, इसके बीच में 0 से π/2। बताओ, ग्राफ ने हाफ को कितनी जगह कट किया, आई मीन टू से cos x का ग्राफ और y इक्वल टू हाफ का ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे। तो एक सोल्यूशन यहाँ से मिल गया, एक सोल्यूशन यहाँ से, तो टोटल कितने सोल्यूशन आ गए, 2। देख सकते हो ग्राफ से बहुत जल्दी आया दूसरा सोल्यूशन। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल करते हैं तो कैसे लगाते हैं, हाफ को लिखते हैं cos π/3, तो फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू cos π/3। सो फॉर्मूला इज व्हाट, x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/3। उसके बाद n को 0 1 2 से रखते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए एग्ज़ाम में यार आपको हर तरह के माइंड चलने चाहिए, खासतौर पे कंपटीशन लाइन में। ओके, एकेडमिक लेवल में तो आप आराम से करो, बहुत सारे टाइम्स होते हैं, बचे टाइम है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया था y इक्वल टू cos x का बनाया था, और y इक्वल टू हाफ, और ये दोनों ग्राफ कहाँ बनाया था, सेम एक्सिस पे, ठीक है, यही तो रूल था, ठीक। इसको आप नोट कर लो। अब बात करते हैं कुछ नए एग्जांपल्स की, जिसमें लिखा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा अभी तक के जितने भी एग्जांपल्स किए थे। क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए थे, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री था, दूसरे तरफ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, याद है, राइट साइड कोई ना कोई नंबर होता था। जितना एग्जाम्पल अभी तक किया गया है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री, एक तरफ नंबर। इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिल रहा है, दोनों तरफ किसी न किसी तरह का ट्रिग्नोमेट्री नंबर हो सकते हैं, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। इसमें लिखा है tan 7x इज इक्वल टू tan 3x। सो गाइस दिस इज द थीटा, सो tan x इक्वल टू tan थीटा इज व्हाट, 7x n पाई प्लस थीटा, बोले तो 3x। 3x को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो तो यह आ जाएगा 4x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरल सोल्यूशन जब भी पूछता है, लगाने का तरीका चेंज करोगे तो हमेशा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर बात करें कॉम्पिटिशन की, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना होगा। और सब्जेक्टिव लेवल में चाहे जो लगा दो, उनको तो आंसर से मतलब होता है ना, क्या आया है, कितना आंसर है उससे कोई मतलब नहीं है। तो सब्जेक्टिव फ्री हो, आप कुछ भी लगा दो, सब सही है, ठीक है, बस फॉर्मूला से लगाना। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एग्जांपल। सेकंड है cos 3x इज इक्वल टू sin 2x। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम अच्छा स्टार्ट होता है। दिस इज द स्टार टाइप क्वेश्चंस। स्टार से भी स्पेसिफिक कि वो आप पहली बार देख रहे हो, ऐसा नहीं क्वेश्चन कोई खास है। तो लिखा है cos 3x इक्वल टू sin 2x। तो देखा यार, इधर cos है, इधर sin है। अब क्या करें, ऐसे तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा गया है, एक तरफ cos हो दूसरी तरफ sin हो, तो एग्जैक्ट फार्मूला क्या क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इस तरह के मिक्स इन टाइप के ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, तो इन दोनों में से किसी न किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता होगा, तभी ये बनाया गया वो क्वेश्चन। मतलब जैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं मैथमेटिकली cos 90 माइनस थीटा, बिल्कुल cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा जब अगर हम 2x लिख दें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा sin 2x। अब आप देख सकते हो दिस इज द कंप्लीट थीटा।
So cos x equal to cos theta. So now guys, formula is what? X equal to 2n pi plus minus pi by 2 minus 2x. ठीक है, इस तरह से हैंडल हो गया. प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा भाई? 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2x. 2x को इधर भेजो तो यह आ जाएगा 5x. 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई डिवाइड बाई 5 प्लस पाई बाई 10, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक, ओके. So now started from sign of minus. So 3x equal to 2n pi, take minus sign, pi by 2 minus 2x. ठीक है, no problem. So this is a 2n pi minus pi by 2. क्योंकि बाहर माइनस लगा है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2x लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा और ये आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 कामा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक है, अब बात करें इसके आंसर कैसा लिखें. तो देखो भाई, x इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. यूनियन 2n पाई माइनस पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो ये आप चाहो तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो या नॉर्मल ब्रैकेट्स, क्योंकि ये नंबर दिखा रहा हूँ ना कि एक आंसर ये है और एक आंसर ये है. यूनियन का मतलब होगा दोनों आंसर है, इसलिए हमें यूनियन से लिखना पड़ा है. कई बार अच्छे से इस तरह से लिखना पड़ता है अगर एकेडमी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो. ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल भी नोट कर लिया, इसको कॉपी कर लो. अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल करते हैं. इसमें लिखा है 2 cos square x प्लस √3 sin x प्लस 1. इसमें देखा जाए तो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्वाड्रेटिक नहीं है. कोई कॉस में कह सकता है, ये साइन में, तो फैक्टराइजेशन होने के लिए दोनों सेम सेम होने चाहिए. तो इस बात से हमें आइडिया लगा कि कॉस को भी ब्रेक कर लेना चाहिए साइन के फॉर्म में, ताकि फॉर्मूला अच्छे से बन जाए. ठीक, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस √3 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. उसके बाद चाहो तो चीज़ों को इकट्ठा कर लो, बाद में डिवाइड कर लेंगे माइनस साइन से. ये सभी चीज़ अभी तक मैं सिर्फ इकट्ठा कर रहा हूँ. 2 + 1 3. ठीक है, नो डाउट. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि हाईएस्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है फैक्टराइजेशन करने में, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गया सबका. ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करते हैं. 3 × 6, 3 × 6. अब अपने को चाहिए, तो दिस इज द 3√3 sin x प्लस 2√3 sin x. ठीक साहब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करो, ये आ रहा है आपका कितना, यहाँ पे आ रहा 3 × 6. सो 6 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए -2√3, यहाँ पे 1√3 आना चाहिए. अब सही है, -3 = 0. अब इनमें से कॉमन आ जाएगा 2 sin x, तो sin x माइनस का √3 एंड इसमें से प्लस का √3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा sin x माइनस का √3. अब क्योंकि दोनों पार्ट में 0, आई मीन टू से दोनों पार्ट में फैक्टर हो रहा है कॉमन sin x माइनस √3 का, और सेकेंड फैक्टर इज 2 sin x प्लस √3 इज इक्वल टू 0. अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो ऐसा कब डायलॉग बोलते हैं, या तो फर्स्ट पार्ट 0 हो या फिर सेकेंड पार्ट 0. सेकेंड क्या भाई, sin x इक्वल टू माइनस का √3/2. ये अब बताओ, जब sin x इक्वल टू √3 लिखेंगे तो sin x की रेंज होती है -1 से 1. यार बार बार रिपीट होता रहता तो चीज़ें याद आ जाती हैं ऑटोमेटिक. और -1 से 1 के बीच में कभी भी √3 नहीं आता है, क्योंकि √3 की वैल्यू होता है 1.732, यानी कि 1 से ज़्यादा, और हमें तो 1 या 1 से कम चाहिए. यानी कि फर्स्ट पार्ट से कोई भी जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा.
कौन सा पार्ट बचा? सेकेंड क्या है? sin x इक्वल टू -√3/2. सो -√3/2 इन द फॉर्म ऑफ साइन, दिस इज द -π/3. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. तो जनरल सोल्यूशन से क्या आ जाएगा? n π प्लस -1 की पावर n -π/3. सो गाइज फाइनल आंसर इज x इक्वल टू n π प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस और इनटू π/3. तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को अभी फिनिश किया. ठीक है, तो आई होप हमने सारे एग्जांपल अप्रॉक्स जितना लेना था वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है. बाद में जब सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं अच्छे तो उसमें भी कुछ अच्छे से क्वेश्चन उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में चलकर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर अच्छे से फिनिश किया. नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सेकेंड जो इसका थर्ड लेक्चर आएगा, आई मीन टू से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा. ठीक, थैंक्स फॉर वॉच.